अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। एक साहब हैं, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की खिदमत में गुजार दी, रिटायर हुए। रिटायर होने के बाद उन्होंने कहा कि एक देशभक्त तो कभी भी रिटायर नहीं होता। तो उन्होंने एक सिलसिला शुरू किया अवेयरनेस का, एजुकेटिंग पीपल, जो कि इस देश में एजुकेशन, चाहे आप एकेडमिक एजुकेशन की बात करें, जनरली हिस्ट्री, जो भी चीज वो बड़ी गलत तरीके से सिखाई जा रही थी, उन गलतियों को सुधारने के लिए उन्होंने बीड़ा उठाया। उन्होंने जयपुर डायलॉग के नाम से एक सिलसिला शुरू किया और आज हम जानते हैं कि संजय दीक्षित साहब ने कितना बड़ा काम शुरू किया है और उसके लिए दिन रात लगे रहते हैं। मैं अपने आप को हमेशा भाग्यशाली समझता हूं जब वो मुझे अपने प्रोग्राम में दावत देते हैं, क्योंकि उनका एक प्रोग्राम ऐसा होता है जिसमें एक तो आपको सच बोलने पे मजबूर किया जाता है और दूसरा उसमें सीखने को बहुत मिलता है। कि एक बड़े फिलोसोफर ने कहा था कि एक पूरी किताब पढ़ने से बेहतर है कि आप आधा घंटा किसी स्कॉलर के साथ गुजार लें, और संजय भाई के साथ गुजारा हुआ टाइम मेरे लिए बड़ा कीमती है। संजय भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड गिविंग अस टाइम। थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपने मुझे याद किया, मैं हाजिर हूँ। संजय भाई, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपसे एक विनती है कि पिछली बार मैंने 108 दानों वाली रुद्राक्षा पहनी थी, तो आपने गायत्री मंत्र के साथ उसका उद्घाटन किया था। मुझे ये भी मिली है और ये मैंने पहननी शुरू की, तो मुझे एक साहब ने मैसेज भेजा कि ये बगैर गायत्री मंत्र के आप नहीं पहन सकते। तो संजय भाई से कि वापस एक बार आपके लिए ये कार्य कर दें, तो ये मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, इसका जरा उद्घाटन कर दें प्लीज, ताकि हम प्रोग्राम का स्टार्ट गायत्री मंत्र से करें। आप जब जैसे ही तैयार हो जाए तो मैं मैं तैयार हूँ जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। अब आप इसे धारण कर सकते हैं। धन्यवाद संजय भाई। संजय भाई, आज तो मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं आपके लिए। बहुत लोगों ने सवाल भेजे हैं जब पता चला कि संजय भाई आ रहे हैं। अच्छा, शुरुआत करते हैं स्टूल किट से। मचाया हुआ है आपने जो कहा ना उससे मुझे सुनाई पड़ा स्टूल किट, और वाकई में ये टूल किट नहीं है, स्टूल किट ही है। ये स्टूल किट ही है। अभी शहजाद भाई हैं, उन्होंने ये स्टेटस लगाया कि मुझे आज शाम को एक प्रोग्राम में टीवी पे दावत दी गई थी, एबीपी न्यूज पे। फिर इन्होंने उनकी ऑडियो रिलीज की है कि वो टीवी वाले ने फोन किया कि कांग्रेस ने प्रेशर डाला है कि शहजाद को निकालें आप इस प्रोग्राम से, क्योंकि वो टूल किट को एक्सपोज कर रहे हैं। सुना है कई लोग शिकायत कर रहे हैं कि ट्विटर भी ऐसे अकाउंट बैन कर देता है या उनके फॉलोअर्स कम कर देता है जो टूल किट के बारे में बात करते हैं। क्या है ये टूल किट? ये जैसे आपने कहा ये स्टूल किट है। स्टूल किट का मतलब ये एक तरह का ये पाखाना किट है ये, जिसमें कुछ जो मैं ये कहूँगा कि जो मरे पड़े हमारे यहाँ की पार्टियाँ बिल्कुल मरी पड़ी हुई हैं, तो उनको और कुछ नहीं दिखता, तो यही दिखा करती है कि साहब इस तरह से झूठ बोलो, इस तरह से आप नैरेटिव बनाओ। है क्या कि एक ज़माना हुआ करता था जब ये बड़ी बड़ी ताकतें होती थी, वो अपना नैरेटिव बना के और अपनी गलत से गलत जो भी काम होते थे उन सबको जस्टिफाई किया करती थी। आप एक पूरा का पूरा जो आप कॉलोनियलिज्म का नैरेटिव देखेंगे तो उसका जो सिविलाइजिंग मिशन वाला जो नैरेटिव आता है, जिसमें ये बताया जाता है कि साहब कि वेस्ट के अतिरिक्त जो सारे लोग हैं वो असभ्य हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, और इनका काम जो जाके उनको गुड न्यूज़ देना है। गुड न्यूज़ है, आप जानते हैं ना, वो जब वो क्रिश्चियनिटी फैलाते हैं तो उसको कहते हैं भाई गुड न्यूज़ हैज कम टू यू। तो सारे ये गुड न्यूज़ देने के लिए, सिविलाइजिंग मिशन देने के लिए, जैसा एक अफ्रीकन ने कहा था कि when the Christians came to our land, at that time they had the Bible and we had the land. Then they asked us to close our eyes and handed over the Bible to us,
and when we opened our eyes, then we had the Bible and they had the land. तो ये जो सिविलाइजिंग मिशन के टाइम पे ये जो सारे नैरेटिव शुरू हुए थे, इसको बिल्कुल वेस्ट ने एक बहुत ही, जिसको कहते हैं कि एक वेल प्रैक्टिस्ड और डिसेप्टिव और एक ऑलमोस्ट साइंटिफिक आर्ट, हालांकि साइंस और आर्ट अलग अलग चीज है, लेकिन इसको इन्होंने साइंटिफिक आर्ट में तब्दील किया। और अगर भारत का एग्जाम्पल ले ले तो भारत में इस तरह के दुनिया भर के नैरेटिव चलाए गए, जिसमें सबसे पहले आप देखिए आर्यन इन्वेजन थियोरी का नैरेटिव चलाया गया, जिसमें बता दिया गया लोगों को कि और इतना डीप रूटेड कर दिया गया कंप्लीटली फॉल्स प्रीमाइस पे। मैंने तो 2 करोड़ रुपए का इनाम रख रखा है कि भाई तुम इसको प्रूव कर दो, क्योंकि साइंस में सबसे पहले आपको कोई चीज प्रूव करनी पड़ती है। ये एक ऐसी थियोरी है जिसको कभी प्रूव नहीं किया गया, लेकिन वो नैरेटिव बना दिया गया। उसी तरह से हमारे सिख भाइयों को अचानक उनको सिखाना शुरू किया कि अरे तुम सनातन धर्म से थोड़ी निकलो, तुम तो बिल्कुल अलग हो, तुम तो हमारे ईसाइयों की तरह हो। और उसमें एक अंग्रेज था, उसको सिख बना दिया गया, और उसको सिख बना के ऐसा इनका दिमाग बिल्कुल पैदल किया कि 1 सेंचुरी के अंदर अंदर पता चला कि ये अपने आप को ये खालिस्तानी बन गए। इनका कहा कि साहब हमारा कोई लेना देना नहीं सनातन धर्म से। तो इस तरह से ये नैरेटिव बनाए जाते हैं। तो अब ये नैरेटिव जो थे एक ज़माने में उस वक्त बहुत आसान हुआ करते थे जब किसी तरह का इंफॉर्मेशन फ्लो नहीं था। अब ये जो टूल किट है ये दूसरा एक नैरेटिव मेकिंग एक नई एक्सरसाइज है। आजकल के जो इंफॉर्मेशनलाइज्ड दुनिया है, जिसमें चारों तरफ इंफॉर्मेशन का मैं ये कहूँ सैचुरेशन है, उसमें नैरेटिव बिल्डिंग के लिए ये जो एक ये बनाया गया है उसका टूल जो है वो टूल किट, अथवा जैसा मैंने जैसे सुना, आपने तो टूल किट ही कहा था, लेकिन जैसे मैंने कहा ये टूल किट है। और इस टूल किट मतलब कि आप जो है वो पाखाने करते रहो उल्टे सीधे मुंह से, अपने मुंह से बकवास करते रहो, मुंह का पाखाना जो है आप करते रहो और ये उम्मीद करते रहो कि कुछ ना कुछ जो है वो शायद स्टिक कर जाएगा और उससे लोग बाग जो है वो भ्रमित हो जाएंगे। अब आजकल के ज़माने में इतना आसान तो है नहीं, ख़ास तौर से जब हमारे राहुल बाबा की तरफ से आए, उनको सब इतना अच्छी तरह से पहचानते हैं कि उनके यहाँ से कुछ भी आता है तो पहले ही लोग सोच लेते हैं कि साहब कि इसमें तो कुछ देखना पड़ेगा कि भाई अगर राहुल बाबा की पार्टी से आया है तो इसमें है क्या। मैंने अभी कल ही शायद ट्विटर पे लिखा था कि लोग जो हैं वो पॉलिटिक्स करते हैं तो मैंने एग्जाम्पल दिया था, मैंने केजरीवाल का एग्जाम्पल दिया। एक तो केजरीवाल का एग्जाम्पल है जो वो उसका जो झूठ प्रपंच था वो सफल है। वो 3 बार सरकार बना गया, 2 बार चुनाव जीत गया, मेजोरिटी ले आया, बड़ी मेजोरिटी ले आया। तो अगर वो मोर ऑफ द सेम करता है तो उसके लिए तो मैं मानता हूं कि वो जस्टिफाइड है, क्योंकि उस मेथड से उसको सफलता मिली है। ही हैज गॉट सक्सेस थ्रू द मेथडोलॉजी दैट ही इज यूजिंग। लेकिन मुझे राहुल बाबा का बिल्कुल समझ में नहीं आता कि उन्होंने एक मेथडोलॉजी यूज की जिसके वजह से वो लगातार चुनाव पर चुनाव हारते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं 2 तो वो पार्लियामेंट के चुनाव हार चुके हैं और बहुत बुरी तरह से हार चुके हैं, और उसके बाद भी ही सेइंग कि मोर ऑफ द सेम, मोर ऑफ द सेम। एक ही उनका तरीका है जो बिल्कुल स्पष्ट आप देखते हैं कि भाई किसी तरह से किसी ने उनको ये समझा दिया है कि भाई ये मोदी जो है वो अपनी इमेज की खाता है, और ये इमेज के कारण जो है ये बहुत सक्सेसफुल है, बहुत सफल है, बहुत ही आगे बढ़ रहा है। तो ये किसी ने इनको समझा दिया, चाहे कैम्ब्रिज एनालिटिका ने समझाया हो या कोई नए आ गए हों उन्होंने समझाया हो, जिसने भी समझाया उनको, तो इनको ये समझ में आ गया कि साहब की ये इमेज किसी तरह से हमें मोदी की डाउन करनी है। तो वो इमेज डाउन करने के लिए रोज लगे रहते हैं, जबकि वो देख चुके हैं कि ये इमेज डाउन करने का कार्यक्रम ये लोग कर रहे हैं, आज से नहीं कर रहे। ये 2007 का जो चुनाव हुआ था गुजरात में, तब से ये कोशिश इनकी जारी है और लगातार मुंह की खा रहे हैं।
मुंह की ही नहीं खा रहे। इस बुरी तरह से इनकी ये स्ट्रैटेजी फेल है जिसको आप बयान नहीं कर सकते, लेकिन मोर ऑफ द सेम, मोर ऑफ द सेम। तो कहते हैं कि भाई कि अगर एक बार आपने कोई गलती की तो गफलत हो सकती, कोई बात नहीं। आपने दूसरी बार वही गलती की तो भी आपको ये कहा जा सकता है कि भाई चलो हो सकता है तुम इसको कुछ ट्राई कर रहे हो, लेकिन अब जो है आप समझ जाओ। लेकिन अगर आप तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार आप वही गलती करते जाते हैं बार 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 बार, तो आपको क्या कहा जाएगा बताइए। तो इस टूल किट अथवा स्टूल किट का यही किस्सा है। संजय भाई, इसमें मोदी जी की शख्सियत को टारगेट किया गया है, बीजेपी पार्टी को टारगेट किया गया है, लेकिन इनफैक्ट देखा जाए तो टारगेट भारत देश हो रहा है। इंडियन वेरिएंट और एक्सपोजिंग इंडियन वेरिएंट और इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम अनसक्सेसफुल हो गया है, ये सब चीजें। तो ये तो कांग्रेस है जिसने क्या सुना है कि भारत आजाद कराया था और भारत पे 60 साल रूल किया है, तो इन्होंने देश का भी ना सोचा। ये तो इनकी क्लेम है कि इन्होंने भारत आज़ाद कराया था। ऐसे तो कोई, हम लोग तो मानते नहीं कि इनका भारत आज़ाद कराने में कोई रोल है। ये तो भारत के आज़ाद होने की जो एक नेचुरल प्रक्रिया थी उसके बेनिफिशरी हैं। वो बेनिफिशरी इसलिए है क्योंकि अंग्रेज़ नहीं चाहते थे कि वो किसी ऐसे को सत्ता दे के जाएँ जो बाद में उनकी मुखालफत करे। तो उस वक्त कांग्रेस की जो लीडरशिप थी, ख़ासतौर से नेहरू जी इत्यादि, वो उनके लिए बहुत मुफीद थे। तो उन्होंने उनको चुपचाप सत्ता सौंप दी, इसलिए क्योंकि जो जिनके कारण सत्ता मिली, ये तो क्लेमेंट एटली 1956 में शायद आया था भारत। तो उस वक्त उसको कलकत्ता में, वहाँ चीफ जस्टिस थे, उन्होंने उसको होस्ट किया था क्योंकि वो एक्टिंग गवर्नर थे, वो गवर्नर वहाँ नहीं थे। तो एज गवर्नर उन्होंने उनको होस्ट किया था, फिर उनसे बात की थी और वो बातचीत उन्होंने बाद में एज लेटर टू द एडिटर और अदरवाइज उन्होंने उसको साझा किया था। और उसमें उन्होंने ये बताया कि भाई क्लेमेंट एटली से जब उन्होंने बात की और उनसे पूछा कि भाई ये बताइए कि आपने इतनी जल्दी में भारत छोड़ने का इरादा क्यों किया, क्योंकि लॉर्ड वेवल ने तो टाइम दिया था 1948 तक का, तो ये अचानक इन्होंने क्यों किया। तो उन्होंने कहा कि भाई इट वाज बिकॉज ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी, क्योंकि जब सिपाही म्यूटिनी जिसको ये नेवल म्यूटिनी कहते हैं, वो नेवल म्यूटिनी हुई जबलपुर में, आर्मी ने वहाँ पर विद्रोह कर दिया, कराची और बॉम्बे में म्यूटिनी हो गई, तो 70,000 तो कुल यहाँ पे अंग्रेज थे और उन्होंने राज किया था जो लगातार, वो जो हिंदुस्तानी सिपाही थे उनके दम पे किया था। तो उनको जो भी उस वक्त के जो ख़तो किताबत है, हमारे मित्र हैं अनुज दर साहब, उन्होंने बहुत डिटेल में उसका सारे जो उनकी किताब है कॉनंड्रम करके, काफ़ी मोटी किताब है, उसमें वो पूरी ख़तो किताबत जो है वो दर्ज है और उससे ये स्पष्ट हो जाता है। और क्लेमेंट एटली के जो इन्होंने कन्फेशन है उससे कि वो इंडियन नेशनल आर्मी के कारण जो एक राष्ट्रीयता की भावना पूरे भारतवर्ष में अचानक उद्वेलित हो गई थी, उसके कारण उन्होंने जल्दी जल्दी में जाना उचित समझा, क्योंकि वो अपना कोई लॉस या अपनी जान माल का कोई नुकसान नहीं चाहते थे, इसलिए वो जल्दी जल्दी करके समेट के भागे। और उसमें उनको जो ऐसे लोग मिल गए जो उनकी लेगेसी कंटिन्यू करने के लिए तैयार थे, नेहरू जी जैसे, तो उन्होंने फटाफट उनको कहा कि भाई ट्रांसफर ऑफ पावर, और ट्रांसफर ऑफ पावर किया उनको और निकल लिए। फिर उन्होंने, जस्टिस मुखर्जी थे शायद नाम आ रहा है मुझे याद, उन्होंने ये पूछा कि इसमें महात्मा गांधी का क्या रोल था। तो क्लेमेंट एटली ने मुस्कुरा के बोला कि मिनिमल,
एक शब्द बोला, सिर्फ ओनली वन वर्ड, सेड मिनिमल। तो ये जो आज़ादी की लड़ाई है ये तो कहानी है, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई तो कब हुई? आखिरी जो मेजर मूवमेंट हुआ था वो 1930 में हुआ था, और उसके बाद जो 1942 वाला मूवमेंट था वो तो मुश्किल से 1 हफ्ते चला था। इट वॉज क्रश्ड विद इन नो टाइम। तो कौन सी लड़ाई? लड़ाई तो आज़ाद हिंद फौज ने की थी। 70,000 फौजी थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कमांड में, उसमें से 26,000 मारे गए थे। 26,000 यानी ऑलमोस्ट आप समझिए कि 40%, किसी भी फौज के 40% सिपाही मारे जाएं, इससे बड़ी क्या कुर्बानी हो सकती है? तो इसलिए जो आपने कहा ना कि ये तो इन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, तो आज ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो इसीलिए कर रहे हैं कि वो आज़ादी की लड़ाई इन्होंने नहीं लड़ी थी, आज़ादी की लड़ाई किसी और ने लड़ी थी। कांग्रेस ने उसका क्रेडिट लेके, और कांग्रेस को अंग्रेज़ों ने ट्रांसफ़र ऑफ पावर दे दिया ऑन अ प्लेटर। उसको लेके उन्होंने वही पूरा अंग्रेज राज, हम कहते हैं ना कि भारत आज़ाद तो सिर्फ पॉलिटिकली हुआ, बाकी कल्चरली सिविलाइजेशनली तो वो गुलाम ही रहा। आज भी वही कार्यक्रम उसी तरह से चल रहे हैं। तो उन्होंने उसी को एंजॉय किया, और वही जो डिसीटफुल प्रैक्टिसेस उन्होंने उस समय की, चोरी चोरी अंग्रेज़ों से हाथ मिलाया, चोरी चोरी पार्टीशन पे उन्होंने इकरार कर लिया। अब आप बताइए कि कई बार कहते हैं कि साहब महात्मा गांधी को क्रेडिट देते हैं कि महात्मा गांधी कोई भी अन्याय देखते थे तो वो आमरण अनशन पे बैठ जाते थे, फास्ट टू डेथ पे। उनका ये डिक्लेयर्ड स्टेटमेंट है कि इंडिया विल बी डिवाइडेड ओवर माय डेड बॉडी। डिक्लेयर्ड स्टेटमेंट, सब जानते हैं, कोई मुझे रेफरेंस देने की भी आवश्यकता नहीं है। तो जब ऐसा कहते हैं कि उनको बताए बिना पार्टीशन तय कर लिया नेहरू, पटेल इत्यादि ने, कांग्रेस ने, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने, तो जब उनको बताए बगैर पार्टीशन तय कर लिया तो भाई आमरण अनशन तब कहाँ गया था? क्यों नहीं किया? आप छोटी छोटी बातों पे आमरण अनशन कर लेते थे, बाद में भी किया, 15 अगस्त के बाद में भी, कि भी ये 56 करोड़ रुपए देने पाकिस्तान को, आप नहीं दे रहे हो, तो पाकिस्तान के पक्ष में आमरण अनशन पे बैठ गए। लेकिन भारत के पक्ष में, भारत का विभाजन नहीं हो, इस पक्ष में नहीं बैठे। तो ये इस कहानी में मैं तो कम से कम नहीं पढ़ता कि साहब किसी आज़ादी की कोई लड़ाई कांग्रेस ने की थी। कांग्रेस उस समय की जो सर्कमस्टेंसेस थी, जो परिस्थितियां थी, उसकी बेनिफिशियरी थी। मेरा ये मानना है। देयर कैन बी मेनी अदर व्यूज, बट दिस इज माय व्यू। तो इसलिए जो आज ये कर रहे हैं वो पूरी तरह इन कैरेक्टर है, आउट ऑफ कैरेक्टर नहीं है। क्योंकि ये आज भी मानते हैं कि साहब कि वी आर द नेचुरल इनहेरिटर, और कोई और पार्टी, वो बीजेपी हो और जो मोदी भी हो, ये भी जो, ये सब यूजर्पर्स हैं। They are not the natural inheritors of the mantle of the what they call independence. तो इसको टूल किट ऑब्लिक स्टूल किट को मुझे लगता है कि इस नजरिए से देखा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। संजय भाई, एक जमाना था कि इंडियन क्रिकेट टीम जब टेस्ट क्रिकेट खेलने उतरती थी तो वीरेंद्र सहवाग जी आते थे और 100 बॉल से कम में सेंचुरी बना लेते थे, सामने वाले बॉलर्स को गिरा के रख देते थे। लेकिन फिर सहवाग के आउट होते ही द्रविड़ आते थे, वो बॉल बन जाते थे और सामने से हमले ताबड़तोड़ होते थे, ये खामोशी से टुक टुक करते थे। क्या यही सिमिलरिटी आपको आजकल नहीं नजर आ रही कि 2019 के बाद मोदी सरकार ने धड़ाधड़ सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, तो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल, तो ट्रिपल तलाक, तो इतना सारा वो कर दिया कि अवाम की आदतें खराब हो गई। जनता ने कहा मोर मोर मोर, लेकिन फिर ये हुआ
कि बिहार इलेक्शन जीते, मध्य प्रदेश इलेक्शन जीते, राइस पे थे। अचानक कैसा क्या हुआ है पिछले कुछ महीनों में कि ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं बीजेपी और मोदी की सरकार के ऊपर। बंगाल हार गए, बंगाल के हारने के बाद वो जो वहां पे मामलात हुए वो आपके सामने हैं। फिर अचानक कोविड के मामलात के ऊपर पूरी दुनिया में बीजेपी को बदनाम किया गया। एक साहब ने मुझे मैसेज भेजा कि शबाना आजमी की हड्डी टूटती थी तो मोदी जी की ट्वीट आती थी, यहाँ इतने लोग मर जा रहे हैं, कोई मोदी जी की ट्वीट नहीं आ रही। तो क्यों मोदी सरकार सडनली इतना डिफेंस पे आ गई है? क्या है ऐसा कारण है? ये सवाल तो मैं भी लगातार पूछ रहा हूँ, खासतौर से पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद से ये सवाल तो मैं लगातार पूछ रहा हूँ। जहाँ तक कोविड की बात है तो उसमें तो मैं नहीं मानता कि कोई किसी तरह की कोई मोदी सरकार की तरफ से कोई गलती हुई है। इट वाज अ सुनामी। तो जब सुनामी आती है तो पहले 2-4 दिन तो आपको पता है कि संभलने में टाइम लगता है उसके लिए, बिकॉज इट इज सच ए नेचुरल डिजास्टर। तो अचानक अगर आपका जो है वो पिछली बार का आप एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं पीक, तो यू आर एक्सपेक्टिंग 3x 2x 3x 4x, और वो सडनली 15x 20x चला जाता है, तो यू आर टेकन बाय कंप्लीट सरप्राइज। और स्पेशली अगर वो इस तरह का होता है कि पिछली बार 10% लोगों को ऑक्सीजन चाहिए थी, आपका ये पीक जो है वो 10x चला जाता है और उसमें 90% लोगों को ऑक्सीजन चाहिए होती, तो naturally you will be totally swept off your feet. तो उसके बाद फिर they clawed back and I think they've done very well. So as far as COVID is concerned, I have no issues. I think it has been dealt in the as good a manner as possible. जबकि ये स्टूल किट वाले जो हैं वो हर मौके को भुना के, जैसा आपने भी कहा, न सिर्फ मोदी को बल्कि पूरे इंडिया को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाइना वायरस कहने में इनको जोर आता है, लेकिन इंडिया वायरस और मोदी वायरस कहने में 1 मिनट भी नहीं हिचकते। तो ये एक तरह से जो है ना, ये पूरी जो ट्रेटर्स की जमात खड़ी हुई है, वो आर रेडी टू, मैं कहता हूँ आप मोदी को कितनी गाली दो ना, कहाँ समस्या है, क्योंकि आप ऑपोजिशन पार्टी हो, और वैसे भी ऑपोजिशन पार्टी हो द टाइप, आप अजीब तरह की ऑपोजिशन पार्टी हो जो वैसे तो डेमोक्रेसी की बात करती है, लेकिन आप टोटली एक डायनेस्टिक पार्टी हो। उसके बाद भी आप जब देश को भी बदनाम करने में आपको किसी तरह की हिचक नहीं होती, तो फिर हमें आपकी नीयत पे पूरा शक हो जाता है। तो ऐसे ऑपोजिशन के होते हुए भी, ऐसे नाकारा निकृष्ट ऑपोजिशन के होते हुए भी, यदि मोदी ने 2-3 हफ्ते में, मैं कहूँगा कि 3 हफ्ते में सारे हालात वापस मैनेज कर लिए, तो आई थिंक इट इज़ अ रिमार्केबल अचीवमेंट। ये यूएस नहीं कर पाया। आप तो यूके में रहते हो, यूके को भी इससे ज़्यादा वक्त लगा। तो if they have managed to flatten the curve or in fact bring the curve down in less than 3 weeks, तो it is a remarkable achievement by all accounts। उसमें किसी प्रकार का मुझे कोई शक नहीं है, मुझे क्रेडिट देने में कहीं कोई परेशानी नहीं। जो प्रॉब्लम हुई है वो प्रॉब्लम हुई है आपके ये जो डिसरप्टिव फोर्सेस हैं इनको टैकल करने में, और इसमें मेरा ये मानना है कि इसमें सॉफ्ट अप्रोच का कोई काम नहीं है। और ख़ास तौर से जैसे आपको पश्चिम बंगाल का चुनाव है, वेस्ट बंगाल का जो चुनाव है, उसमें जब आपके वर्कर्स ग्राउंड पे मारे जा रहे हैं, जब उनको हर तरह की क्राइम फेस करनी पड़ रही है इंक्लूडिंग रेप्स एंड मर्डर, और वहाँ पे जिहादी ताकतें सर उठाकर ओपनली घूम रही हैं और लोगों को कह रही हैं कि तुम घरों पे जाके कह रही हैं कि तुम तो माले गनीमत हो और हम तुम्हारी डॉटर को ले जाएंगे, तुमको इसको उठा ले जाएंगे, तुम्हारा माल लूट ले जाएंगे। तो उसमें भी अगर रिस्पांस जो है वो बिल्कुल लचर और ढीली रहती है, तो
that is then in keeping with the less than desirable response in शाहीन बाग एंड इन फार्म प्रोटेस्ट। तो एक ये पैटर्न दिखने लगता है कि ये पैटर्न एक कमजोरी का पैटर्न है, और ये हम इस सरकार के साथ एसोसिएट नहीं करते रहे हैं। हम ये मानते हैं कि दिस इज ए स्ट्रांग गवर्नमेंट, हम ये मानते रहे हैं कि मोदी इज ए स्ट्रांग लीडर। तो ये जो इस तरह की जो कमजोरी दिख रही है, ये मेरे लिए भी एक बहुत ही हैरत अंगेज बात है, मैं आपको सही बताऊं, और मैं लगातार इस पर आवाज उठा रहा हूं। तो ये इसमें जितनी आपके लिए हैरत की बात है उतने लिए इतनी मेरे लिए हैरत की बात है कि भाई ऐसा क्या है कि आपको कौन आपके पैरों में बेड़ियां डाले हुए है जो आप मूव नहीं कर पा रहे हो। यदि आपको यह भ्रम है कि आपके इस सॉफ्ट अप्रोच से ये टूल किट वाले मान जाएंगे या जिहादी मान जाएंगे, तो भाई आप इतिहास पे आप नजर उठा के देख लो। जो ये हैं, ये सारे के सारे जो आपके इख्तलाफ में खड़े हुए हैं, ये कौन हैं? इनको पहचाने? ये या तो कम्युनिस्ट हैं या ये आपके अर्बन नक्सल्स हैं, क्योंकि आजकल कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से जाके अर्बन नक्सल और लेफ्टिस्ट की गोदी में बैठ गई है। तो या तो ये लेफ्टिस्ट हैं या ये अर्बन नक्सल हैं या ये जिहादी हैं। तो इन तीन में से पूरी हिस्ट्री में, या फिर एक ये इवेंजलिकल भी हैं साउथ में काफी, इन चार में से कौन सी फोर्स हिस्ट्री में कभी भी सॉफ्ट अप्रोच से मान गई है? एक एग्जाम्पल पूरी हिस्ट्री में से दे दे तो मैं मान जाऊंगा कि आपकी सॉफ्ट अप्रोच जो है उसमें कुछ बहुत सोची समझी कोई स्ट्रैटेजी है। मुझे तो ये लग रहा है कि यू आर मेकिंग द सेम मिस्टेक्स दैट आवर एंसेस्टर्स डिड। वही मिस्टेक आप फिर कर रहे हैं। वो पृथ्वीराज चौहान सिंड्रोम जिसको हम बोलते हैं, वही मिस्टेक फिर से हो रही। मेरा तो ये मानना है, और मैं इसको बहुत ही जिसको कहूँ कि मुखर होके या काफ़ी ओपनली अपनी चैनल पे और जगह भी जहाँ भी मुझसे पूछा जाता है मैं बोल रहा हूँ। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ ओके बिकॉज आई एम एक्चुअली ए वेल विशर ऑफ द कंट्री। मेरे लिए राष्ट्र और धर्म पार्टी से पहले है, ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। और यदि पार्टी ये नहीं समझेगी तो पार्टी को हमें बताना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा। अगर इनका इख्तिलाफ भी करना पड़े, उनके मुख्तलिफ भी जाना पड़े तो जाना पड़ेगा, क्योंकि कंट्री इज ग्रेटर देन एवरीथिंग। इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री इज बिगर देन the government, it is bigger than the state and it is bigger than the constitution। और अभी जिस तरह की हरकतें हो रही हैं उससे इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री पे चोट पड़ रही है। संजय भाई, मेन टॉपिक की तरफ आज का जो है उसकी तरफ आते हैं। आपकी बड़ी रिसर्च है मुस्लिम इन्वेजन प्री 47 और आफ्टर 47 पे, खास तौर पे, क्योंकि उसको कोई इन्वेजन मानता नहीं, लेकिन वो आपने बड़ा खूबसूरती से अपनी किताब में भी बताया था। खास तौर पे अगर किसी को भारत के अंदर होने वाले वाकयात का सही सिनारियो लेना है तो वो किताब एक एक चीज को कवर करती है पिछले 100 साल के। मुझे ये बताइए कि ये जो मुल्ला हैं, हम भारत के मुल्लाओं की बात करेंगे कि वो इंडियन सिटीजन हैं, वो जो मस्जिद में रोज एक नफरत का पाठ पढ़ा रहे हैं, कई वीडियोस सामने आती हैं जिसमें गज़वा हिंद को प्रमोट किया जाता है, जिसमें ये बताया जाता है कि अल्टीमेटली एवरी हिंदू हैज टू गो आउट ऑफ इंडिया, या तो कन्वर्ट होना है या उनको कत्ल होना है। और ये हदीसों के हवाले दिए जाते हैं, मुसलमानों के रिलीजियस उसको एक्सपोज किया जाता है। तो इसका पीसफुल हल तो कोई नजर नहीं आता।
या नजर आता है? सही पूछे अगर बिल्कुल डायरेक्ट, इसका पीसफुल हल तो नहीं है, और कन्फ्रंट किए बिना आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वही डिसेप्शन जो 1920 के बाद जो आपके खिलाफत मूवमेंट से शुरू हुआ, और वो क्यों शुरू हुआ, क्योंकि एक हार्ड अप्रोच जो पहले थी, जैसे मराठों ने मुगलों को अपनी, जिसको कहते हैं कि मुगलों को बुरी तरह से हरा के और एक तरह से उनको अपना चाकर बना के रखा अंग्रेज़ों के आने तक। 1715 से लेके और 1818 का जो पूरा किस्सा है वो एक्चुअली इट इज़ दी मराठा रूल इन इंडिया। 1818 में फाइनली जब बल्कि 1803 से कह सकते हैं, जब 1803 की लड़ाई में अंग्रेज एक बार जीते थे, दिल्ली पे उन्होंने कब्जा कर लिया था, हालांकि डेक्कन में और पूरा भी नहीं जीत पाए थे, वो 1818 में किया। तो एक जो पूरा का पूरा हमारे मुल्ला क्लास का एक जो सबसे पहला जो झूठ ये बोलते हैं, वो कहते हैं कि साहब कि अंग्रेज़ों ने मुग़ल एम्पायर हमसे लिया था और इनको पूरा का पूरा इंडिया हमको वापस देना चाहिए था। ये एक बहुत बड़ा झूठ है, और उस झूठ को कायम करने के लिए हमारे जो कांग्रेस सरकार थी उन्होंने पूरी मदद की। उन्होंने हमारे पहले 40 साल में 5 एजुकेशन मिनिस्टर हमको दिए जो इसी मेंटालिटी के थे, इंक्लूडिंग द फर्स्ट वन, यानी कि अबुल कलाम आज़ाद साहब, कि वो उम्मत के कितने बड़े हिमायती थे सब जानते हैं। कम से कम पाकिस्तान में तो अधिकतर लोग जानते हैं, हिंदुस्तान में तो कम लोग जानते होंगे, हिंदू तो नहीं जानते होंगे, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी से तो सब लगभग सभी लोग जानते हैं कि उनके जो विचार थे वो क्या थे। वो खुद उन्होंने कहा था कि भाई अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो मुसलमानों की ताकत कम हो जाएगी। उनकी जामा मस्जिद की तकरीर याद कीजिए, उनको जो है वो ताकत कायम रखनी थी। वो ताकत तो उन्होंने कायम इस तरह से की कि जितने भी लोग पाकिस्तान के हिमायती थे, जो पाकिस्तान मूवमेंट में लीग के साथ शामिल थे, उनको उन्होंने अपने जानिब लेके और कांग्रेस में शामिल करा लिया, और कांग्रेस का जो सारी जो मुस्लिम लीडरशिप थी उसका लीगीकरण हो गया है, लीगिफिकेशन हो गया। और वहाँ से जो सबवर्शन शुरू हुआ वो अल्टीमेटली उसी मुकाम पर पहुँच गया जो वो पार्टीशन के पहले था। क्योंकि पार्टीशन के पहले मैंने अपनी किताब में ये कोट किया है, एक किताब है द ट्रैजिक स्टोरी ऑफ पार्टीशन, H.V. शेषाद्री साहब की। उसको सीताराम गोयल जी ने, जो बहुत बड़े हिस्टोरियन थे और जिनको वाइट वॉश किया गया इंडिया में, उन्होंने जो लिखा वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। और उन्होंने वो पार्टीशन के हवाले से लिखा था, और उसको पढ़ने के बाद लास्ट में आप मुझे ये बता दीजिएगा कि उसमें उस समय जो हो रहा था और जो आज हो रहा है, क्या उसमें कोई फर्क है। मैं उसको पढ़ के सुना देता हूँ। A partition happened because of the unraveling of two behavior patterns, Muslim and national, which collaborated closely for years and precipitated partition in the final round. अब सुनिए आप क्या कहते हैं कि the Muslim behavior pattern was characterized by number 1 acrimony, क्लेश, क्लेश करो पहले, देन एक्यूजेशंस, आरोप लगाओ, फिर कंप्लेंट्स, शिकायतें, शिकायतबाजी, तरह तरह की मैन्युफैक्चर्ड शिकायतें, फिर डिमांड्स, मेक absurd डिमांड्स, आप और पिच योर डिमांड्स वेरी हाई, फिर डिनंसिएशंस, और जब व्हेन दे आर नॉट मेट देन यू डिनाउंस,
और डिनाउंस करने के बाद फिर स्ट्रीट राइट्स, दंगों का खेल खेलो। और दंगों में अगर आप जो है वो सामने वाले के ऊपर हावी हो गए तो आप अपनी उम्मत को बताओगे देखो अल्लाह ने हमको फतेह दिला दी। और अगर पिट जाओ तो विक्टिम कार्ड खेलो। आप भी जानते हो कि ये मुस्लिम ब्रदरहुड वगैरह ने विक्टिम कार्ड खेलना कितनी अच्छी तरह से सिखाया है। तो ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है, तब से ही चल रहा है। तो ये तो हो गया मुस्लिम बिहेवियर पैटर्न, ये पार्टीशन के पहले की बात हो रही है। और उसके बाद फिर वो कहते हैं कि नेशनल बिहेवियर पैटर्न ऑन द अदर हैंड वाज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्विसेंस। एक्विसेंस मतलब जिसको कहते हैं नॉन स्वीकृति, क्वाइट एक्सेप्टेंस कहते हैं जिसको। फिर एसेंट, एसेंट इज ओपन एक्सेप्टेंस, एक छुपी हुई एक्सेप्टेंस है और दूसरी ओपन एक्सेप्टेंस है। फिर कैजुअलरी, और उसके बाद फिर आप उनको जो है वो उनको छोटा मोटा उनको पटाने की कोशिश करो। फिर कंसेशंस, उसके बाद फिर आप उनको अपीज करो कंसेशन दे दे के भाई तुमको हम ये भी देते हैं, जैसे आजकल देते हैं ना कि साहब के मुस्लिम स्कॉलरशिप, सेक्युलर कंट्री है उसमें मुस्लिम स्कॉलरशिप दी जा रही है, उसमें मदरसों को ग्रांट दिए जा रहे हैं। उसमें तो और देयर इज वन स्कीम जिसमें मुस्लिम आर्टिजन्स को फ्री लोन है विदाउट इंटरेस्ट, और हिंदुओं को नहीं है। ये सेक्युलर कंट्री है। आप कहोगे इस्लामिक कंट्री में भी ऐसा नहीं होता होगा शायद। और उसका नेक्स्ट स्टेप है कॉवर्डिस, हिंदी में कायरता बोलते हैं उसको। फिर सेल्फ रिप्रोच, आत्मग्लानि जिसको बोलते हैं हिंदी में। और लास्ट में सरेंडर। अब इन दो अप्रोचों में आरिफ भाई आप मुझको ये बताओ कि आज जो स्टेट है भारत में, मैं स्टेट की बात कर रहा हूं, पार्टीज की बात नहीं कर रहा हूं, जो स्टेट है उसकी अप्रोच में और जो मुस्लिम हैं उनकी अप्रोच में क्या फर्क है? कोई फर्क दिखाई पड़ता है इन दोनों में, जो पार्टीशन के पहले था और जो आज है? और जब तक ये नेशनल अप्रोच बदलेगी नहीं तब तक आप उस मुस्लिम बिहेवियर को भी बदल नहीं सकते। ये मेरा कहना है। संजय भाई ये तो बड़ी भयानक सूरत हाल है, तो इसका हल बताएं ना कि क्या स्टेट या रूलिंग एलिगार्की किस तरह अप्रोच करे इसको। एक साहब कहते हैं, मेरी एक साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि जितने मुस्लिम कम्युनल लीडर्स हैं, टॉप की लीडरशिप है, उनको गर्दन से दबोचा जाए तो नीचे वाले सब सुधर जाएंगे। एक कहता है नहीं, तो क्या इसका हल क्या है? कि इसका हल तो कुछ लोगों ने दिखा दिया है ना, हम तो देखें इसका हल। तो अब जैसे अभी नया चीफ मिनिस्टर बना आसाम का, जब चुनाव लड़ रहा था तो उसको पता था क्या होना है, तो उसने सबसे पहले कह दिया कि ये 34% है, इनके वोट नहीं चाहिए। आप सोचिए जरा, 34% आसाम में मुस्लिम्स हैं, 34.5 अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। और चुनाव से पहले वो शख्स कहता है कि हमें इनके वोट नहीं चाहिए। आप देख रहे हैं किस तरह की क्लैरिटी है। वेस्ट बंगाल में यह क्लैरिटी नहीं थी, ये चुनाव हार गए। आसाम में उसने ये क्लैरिटी दिखाई और चुनाव जीतने के बाद उसने मदरसा फंडिंग बंद कर दी। नो मदरसा, सारे मदरसों को जनरल स्कूल में बदल दिया, जो भी सरकारी मदरसे चलते थे सबको। सरकार की तरफ से हम दीनी तालीम क्यों दें? सेक्युलर कंट्री है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं, हिंदू तो यहाँ इक्वल राइट्स मांग रहे हैं। आपने सुना होगा कभी मेजॉरिटी आस्किंग फॉर इक्वल राइट्स? आजकल वेस्ट में भी होने लगा है थोड़ा बहुत, क्योंकि स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं खासतौर से इस कम्युनिटी को, जो किसी भी आदमी को, आप जैसे आदमी को भी वो टेरराइज करते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि भाई इफ यू आर इन अ सेक्युलर कंट्री देन बी सेक्युलर, आप जैसे व्यक्ति को भी टेरराइज करते हैं, अपनी कम्युनिटी के लोगों को भी टेरराइज करते हैं। तो
ये एग्जाम्पल जो है, दिस इज अ वेरी गुड टेम्पलेट। दूसरा एग्जाम्पल योगी आदित्यनाथ का है उत्तर प्रदेश में, नो नॉनसेंस। तुम्हारे लिए वही कानून है जो दूसरों के लिए है। अब होता क्या है कि पिछले 70 साल से इनको आदत नहीं थी ये, क्योंकि दे वर ऑलवेज वेरी सक्सेसफुली प्लेइंग दिस कार्ड, जो मैंने आपको बताया, ये जो कार्ड पार्टीशन से पहले खेलते थे, इसी कार्ड को लगातार खेल रहे थे और बहुत ही सक्सेसफुली खेल रहे थे। तो जब उस कार्ड का डिसरप्शन आपको करना पड़ेगा, आपको पूरी कंट्री में करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि साहब के केरला में अपीजमेंट चलता रहे, तमिलनाडु में अपीजमेंट चलता रहे और बाकी कंट्री में तो हम कर लेंगे, लेकिन यू कैन नॉट लीव आउट 2 पॉकेट्स हियर एंड देयर। तो उसके लिए अगर आपको सख्त कदम उठाने पड़ेंगे तो आपको उठाना पड़ेगा, वरना हालात वही होंगे जो 47 में हुए। तो हमारे पास ये सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं है। वी हैव दी सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स। आप सोच सकते हैं कि आपके ब्रिटेन में तो 6% है शायद, और 6% वोट के लिए लोग जो है सर के बल खड़े हो जाते हैं। उसने 34.5 को कह दिया तुम्हारे वोट नहीं चाहिए। आप जरा सोचिए इसको। आप तो 0.9% है यूएस में, नहीं और भी कम है शायद मुस्लिम्स, और उनके वोट के लिए जो है वो पार्टीज की, खासतौर से डेमोक्रेटिक पार्टी सर के बल खड़ी रहती है। यहाँ एक बंदा 34.5% को खुले बोल रहा है तुम्हारे वोट नहीं चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि वोटिंग राइट के लिए भी एक पैट्रियोटिज्म टेस्ट आवश्यक है। ये नहीं है कि आप सवेरे जो है उठ के फतवे दो कि हम ग़ज़वा हिंद करेंगे और दूसरे दिन आपको अलाउ कर दिया जाए वोट करने के लिए। So you cannot be a soft state and expect कि आप इनको कंट्रोल कर लेंगे। आप तो जानते हैं, आप तो इस्लामिक हिस्ट्री आपने देखी हुई है, कहीं भी ऐसा नहीं हुआ। Wherever this Islamic radicalism has retreated, it has retreated only by force। चाहे वो स्पेन हो, और चाहे वो आपके सेंट्रल एशिया में जब रशिया ने जब कब्जा किया तब वो हो, चाहे चाइना हो, जहाँ कहीं भी रेडिकल इस्लाम ने रिट्रीट किया है, इट इज ओनली बाय फोर्स ऑफ आर्म्स। मैं तो यही कहूँगा सभी लोगों को कि भाई आप तो ज़्यादा कुछ मत करो, हमारी बात मत सुनो, आप तो इतिहास पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, तारीख पढ़ो और उससे सबक लो। संजय भाई, एक फॉर्मूला है जो फ्लोट करता है, अक्सर हिंदू लोग ये कहते हैं कि घर वापसी होनी चाहिए। ये जो जितने कन्वर्टेड हैं इनकी घर वापसी होनी चाहिए। घर वापसी कैसे होगी जब हिंदुओं में तबलीग तो होती नहीं है? तो जब तक आप तबलीग नहीं करोगे कोई कैसे वापस आएगा? नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब हमारे नबी पाक का देहांत हुआ था तो अरब के मुख्तलिफ कबीलों ने कहा था कि हम इस्लाम छोड़ रहे हैं, और सबने अपने अपने नबी बना लिए थे। तो नए खलीफा हजरत अबू बकर ने खालिद बिन वलीद नामी कमांडर को भेजा था और उन सबको मार दिया था। ये खौफ की फजा फैलाई गई थी कि मुर्तिद की सजा मौत है। वो आज तक कायम है कि अगर एक मिसाल है, मैं इस्लाम छोड़ना चाहता हूं तो मेरा सर तन से जुदा, ये मेरी सजा है। ये खौफ का आलम है। हिंदुओं की कोई तबलीग होती नहीं। तो ये घर वापसी तो एक नामुमकिन सा अमल है ना, या उसके ऊपर योगी जी या कोई ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, और कोई ऐसी कोई पॉसिबिलिटी आपको नजर आती है? देखिए, पॉसिबिलिटी तो सभी चीज़ों की है। अगर आप देखें तो टर्न ऑफ द सेंचुरी पे आर्य समाज का एक बहुत तगड़ा मूवमेंट चला था और उन्होंने लाखों मुसलमानों की घर वापसी कराई थी, और उसमें स्टेट का कोई सपोर्ट नहीं था।
मैं ये कह रहा हूँ कि ये काम जैसा आपने कहा कि तबलीग जो है वो सोसाइटी के लेवल पे ही होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो सकती, लेकिन आई डू नॉट सी द रोल ऑफ स्टेट इन दिस। में जो स्टेट का इसमें मैं कोई रोल नहीं देखता हूँ। और अगर मुसलमानों को ये आज़ादी है कि वो अपनी तबलीग करें, अगर क्रिश्चियंस को ये आज़ादी है कि वो इवेंजलाइज करें, तो हिंदुओं को भी आज़ादी है कि वो अपना मूवमेंट चलाएं। ये तो हिंदू समाज को सोचना है कि वो चलाए, और उसके पास भी एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल है, ऐसी बात नहीं है। ये तो गांधी जी ने उसमें पलीता लगा दिया, वरना तो वो बहुत ही सक्सेसफुल मूवमेंट था। दिस इज बिटवीन आप ये समझिए बिटवीन 1900 टू 1925, जिसके एक स्वामी श्रद्धानंद जी जो थे उसके एक बहुत बड़े लीडर थे उस पर्टिकुलर मूवमेंट के, शुद्धि मूवमेंट बोलते हैं उसको। तो जो प्रोपगेशन का राइट है वो दैट इज एन इक्वल राइट। ये हिंदुओं को समझ में जिस दिन आ जाएगा कि इट इज एन इक्वल राइट, तो दे कैन ऑल्सो स्टार्ट देयर ओन मिशनरी मूवमेंट्स। और उनके लिए तो बहुत ही आसान है, क्योंकि कल्चर तो हमारा उसी में रूटेड है आज तक, नहीं तो सब चादर नहीं चढ़ा रहे होते कब्रों के ऊपर। तो ये आर्य समाज क्या है जिसका क्या आप जिक्र कर रहे हैं कि लाखों लोगों को कन्वर्ट किया था? हाँ, तो आर्य समाज इज वन ऑफ द हिंदू सेक्ट्स। और अब नहीं है अभी भी है। उनका मूवमेंट जो था वो गांधी जी ने उसको जो है वो डाइल्यूट करवा दिया। गांधी जी ने सोचा कि इससे मुसलमान खुश हो जाएंगे, इतने खुश हुए कि वो दूसरा मुल्क ही ले उड़े। संजय भाई, एक मैंने अभी सर्वे पढ़ा था कहीं कि दुनिया के मुस्लिम देशों में एक सर्वे कराया गया था कि वो कितने रिलीजियस हैं। तो उसमें मुझे सही फिगर्स याद नहीं है, लेकिन सऊदी अरब और पाकिस्तान के बारे में था कि बहुत से लोग एथेइस्ट होते जा रहे हैं, रिलीजन से दूर होते जा रहे हैं। तो जैसे कि आपने कहा कि ये तो हिंदू समाज को सोचना है घर वापसी का किस तरह से वो होगा, तो हिंदू समाज कहाँ है? हिंदू समाज तो कहीं नजर आ नहीं रहा। हिंदू समाज में देखा जाए तो आपके जो लेफ्ट की पार्टियां हैं, लिबरल्स हैं, वो बड़े एक्टिव हैं, आपके सेलिब्रिटीज हैं, आपके मीडिया हैं। हिंदू समाज की पावर कहाँ है? देखिए, ये जो सेलिब्रिटीज और ये लेफ्ट वेफ्ट हैं, इनकी जो दे आर मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी बट दे आर अ वोकल माइनॉरिटी। तो जो वोकल होता है उसकी आवाज सुनाई पड़ती है। हिंदू समाज बाय नेचर इज वेरी वेरी क्वाइट काइंड ऑफ व्हाट इज कॉल्ड, जो कि आपको इस नेचर समझना पड़ेगा हिंदुइज्म का या सनातन धर्म का। हिंदुइज्म जो है वो ये जो सामने जो जिंदगी है इसको एक सेलिब्रेशन समझता है। दिस लाइफ इज अ सेलिब्रेशन। क्रिश्चियनिटी में दिस लाइफ इज अ सिन, और इस्लाम में दिस लाइफ इज एक्चुअली पाथ टू आफ्टर लाइफ, क्योंकि इस लाइफ में तो आपके पास जो कुछ है वो सब बेकार है, जो कुछ मिलना है वो आफ्टर लाइफ में मिलना है। हिंदुइज्म में यह है कि भाई आपको यहां भी मिलना है, और यहां जो आप कर्म करोगे उसी के हिसाब से आपको आगे मिलना है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हिंदूज को जो अपनी जो लाइफ है, जो लिविंग है, उस पे ज़्यादा ध्यान वो देते हैं बनिस्बत जो आपकी तबलीग है और एक्सपेंशन है और
तो दे आर मोर कंसर्न अबाउट द वेल बीइंग ऑफ देयर फैमिली, वो जो काम कर रहे हैं उसका आगे क्या नतीजा आएगा, बिकॉज सनातन धर्म में यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन एक्शन, कोई प्रॉफिट नहीं है आपको बचाने के लिए। यहाँ तो ये तक कॉन्सेप्ट है कि यदि भगवान भी यहाँ आते हैं और वो कोई ऐसा काम करते हैं जिससे किसी दूसरे को कष्ट होता है, तो उनको भी उसका फल भोगना पड़ता है। Even Bhagwan is not exempt from the law of karma, और life is not one। यहाँ पे टाइम का जो कॉन्सेप्ट है सनातन धर्म में वो इनफाइनाइट है, साइक्लिकल है, और उसमें आपको इफ यू हैव टू गेट आउट ऑफ दैट साइकिल, उसके लिए अच्छे कर्म ही आपको बाहर ले जाएंगे। और इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में तो बस ये है कि आदमी इसी डर में रहता है कि यार एक ही जिंदगी है, और कोई नाराज हो गया अल्लाह या गॉड या उसका कोई एजेंट, तो पता नहीं हमेशा के लिए नरक में जाना पड़ेगा। तो वो जो खौफ है उस खौफ में जीता रहता है वो हमेशा। कहते हैं ना कि साहब अल्लाह से डरो, आप तो किताबों में यही लिखा हुआ है ना कि अल्लाह से डरो, और क्रिश्चियनिटी में फियर गॉड। यहाँ तो ठीक उल्टा है, यहाँ तो कहते हैं माँ शुचः, डू नॉट फियर। अब मेरे से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, भगवान कह रहे हैं गीता में, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम तो कर्म करो, अच्छे कर्म करो। तो ये जो लाइफ की जो फिलॉसफी का जो एक बिल्कुल कहते हैं ना कि डायमेट्रिकली ऑपोजिट जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उस वजह से Hindus want to live the life on the earth in full। तो वो जो है उनकी जो दूसरी जो चीजें हैं उसको फिर वो लिमिट कर देता है, और फिर then they react only if they see some atrocities, और देखते हैं कोई उनके ऊपर चढ़ा आ रहा है या कोई, तब वो रिएक्ट करते हैं। अदरवाइज उनके कंसर्न्स जो हैं वो बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि यहाँ कोई थियोलॉजी नहीं है। यहाँ हर एक आदमी जो है अपनी तरह से, जैसे कहते हैं ना कि साहब की एक किताब है, साहब मेरी इस्लाम कहता है हमारी एक किताब है, एक प्रॉफिट है। क्रिश्चियनिटी कहती है हमारी एक किताब है, हमारी एक प्रॉफिट है। यहाँ एक किताब थोड़ी है, तो पूरी लाइब्रेरी है। यहाँ तो पूरी लाइब्रेरी है, और यहाँ पर एक ब्रह्म है, उसके अनगिनत रूप हो सकते हैं। यहाँ इंसान ने भगवान के ऊपर ये पाबंदी नहीं लगाई है कि तुम पेड़ में नहीं हो सकते, तुम पौधे में नहीं हो सकते, या तुम मूर्ति में नहीं हो सकते। ऐसी पाबंदी इंसान ने भगवान की शक्ति पे नहीं लगाई है। जो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में लगा रखी, किसने लगाई? आदमी नहीं तो लगाई है। ये जो शिर्क है कि भाई क्या, एक तरफ तो आप कहते हो कि अल्लाह सर्वशक्तिमान है, इज ऑल पावरफुल। अगर वो ऑल पावरफुल है तो वो पेड़ में, पौधे में, मूर्ति में क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हो सकता भाई? ये समस्या कहां से आ गई? ये पाबंदी उसकी शक्ति पर कहां से आ गई? कैसे पता? किसने बताया? हम तो देख रहे हैं ना साफ। सनातन धर्म में हम, तुम्हारे तो सामने दिख रहा है ना। वी आर लुकिंग एट द नेचर एज मैनिफेस्टेशन ऑफ द सुप्रीम। हमारे पास तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण है, डायरेक्ट एविडेंस है। हम दिखा रहे हैं आपको कि ये है डायरेक्ट एविडेंस ईश्वर की साक्षात। हम भी ईश्वर हैं, हम भी प्रमाण हैं उसके। तो ये जो डिफरेंस है एटीट्यूड का, उसके कारण हिंदू जो है नेसेसरली आप पाएंगे थ्रू आउट हिस्ट्री कि वो दे पिक अप आर्म्स एज अ रिएक्शन। उनके दिमाग में नहीं आता कि हम एक्सपेंशन करें, हम दूसरे को मारें, एक दूसरे को काटें, कि भाई ठीक है, लिव एंड लेट लिव। इस तरह की भावना आती है जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स इस तरह के अलग अलग होते हैं।
और ख़ास तौर से जब आप इस डर में नहीं, खौफ में नहीं जीते रहते हैं हर वक्त, आपको ये खौफ नहीं है कि अगर मान लीजिए कि इस जन्म में आपको मुक्ति नहीं मिली तो आगे क्या होगा। परमानेंट हेल और हेवन का यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है कि भाई इस बार नहीं मिली तो कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई कर लेंगे, अगली बार नहीं मिली तो उससे अगली बार ट्राई कर लेंगे, यदि आपको उसी का वो है तो। सो यू हैव मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज। तो जिसके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज होती है वो खौफजदा नहीं होता, जिसके पास सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी होती है वो खौफ में ही जीता है कि इस बार फेल हो गया तो क्या हो गया, पूरी जिंदगी चली जाएगी। अभी आपने सारा जो बताया कि किस तरह खौफ का एक फिजा कायम की जाती है, तो एक किसी खौफ को कायम करने के लिए लॉ है ब्लास्फेमी लॉ। वो मुस्लिम देशों में तो आपको मिलेगा और नॉन मुस्लिम देशों में भी ये मिलेगा, क्योंकि ब्लास्फेमी लॉ की सबसे बड़ी जो भयानक चीज है वो ये है कि आम मुसलमान उसको इम्प्लीमेंट करता है, उसकी सजा को वही फैसला कर लेता है कि भाई संजय भाई ने ब्लास्फेमी की है, वही सजा अनाउंस करता है, वो सजा भी दे देता है। अभी 10 दिन पहले भारत में एक पुलिस ने 4 लड़कों को गिरफ्तार किया, जो कि बागवा कपड़े इनके पास से निकले, पिस्तौल निकला और वो गेटअप का सामान निकला, और उन्होंने कहा कि हम जम्मू से निकले हैं, हमें पाकिस्तान के एक आदमी ने आके पैसे दिए और कहा कि यति नरसिंह आनंद जी को मार दो। यति जी का कसूर क्या था? उन्होंने सच ही बताया, जैसे आप और मैं सच बोलते हैं। उन्होंने इस्लाम के बारे में सच चीजें बताई। तो इसको कैसे रोका जा सकता है? मतलब कोई लेजिस्लेशन होनी चाहिए कि ब्लास्फेमी के नाम पे हर आदमी कानून को अपने हाथ में ले लेता है, उसकी तो मिनिमल सजाएं हैं, तो जबकि वो अगर कामयाब हो जाए तो सामने वाले की गर्दन ही उड़ा देता है। तो उसको कैसे वो किया जाए? मैं आपसे मुत्तफिक हूँ इस मामले में, बिल्कुल इसकी धमकी देने की ही सजा उसी वक्त मुकर्रर होनी चाहिए, और ये कानून में इसका प्रोविजन भी है इंडियन पीनल कोड में। लेकिन वही जो सॉफ्ट अप्रोच चल रही है उसकी वजह से बहुत से लोग नहीं करते हैं। हालांकि यूपी में तो इस तरह की धमकियां जिसको की उनको गिरफ्तार करके बंद किया गया, लेकिन ये बंद तब होगा जब हिंदू इसके खिलाफ रिएक्ट करना शुरू करेंगे। वो रिएक्शन अब देखने में आ रहा है कि अब हम ये बकवास टॉलरेट नहीं करेंगे। ये आप कहो कि सेक्युलर कंट्री है, सेक्युलर कंट्री का मतलब एंटी मेजॉरिटी नहीं होता है। सेक्युलर कंट्री का मतलब होता है एवरीबॉडी हैज इक्वल राइट्स। तो हिंदूज को भी वही राइट्स है जो आपको राइट्स हैं। यदि हमको कुछ गलत बात कहने पर सजा हो सकती है तो आपको भी गलत बात कहने पर सजा होगी। तो इसका जो मैं कहूँगा कि रूल ऑफ लॉ जो है वही इसका सबसे अच्छा इलाज है। और रूल ऑफ लॉ के लिए भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। आप वेस्ट में ही देख रहे हैं क्या हाल है, यहाँ तो भारत से भी बहुत बुरा हाल है। आप यूके में देखिए जरा, आप पूरा सारे के सारे जो वो ग्रूमिंग गैंग वाला स्कैंडल था उसमें क्या हुआ। इट इज एब्सोल्युटली अ शेम ऑन द ब्रिटिश सोसाइटी दैट दे कैन टॉलरेट दिस काइंड ऑफ अ थिंग। रूल ऑफ लॉ कहाँ गया? व्हाई सच स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर अ स्पेशल ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स? और they are operating under what they think are the sharia injunctions। क्योंकि शरिया के हिसाब से उनके लिए तो हर ब्रिटिश लड़की जो है वो माले गनीमत है। तो उनका जो मॉरल कोड है, which is not a universal moral code but the moral code, the sharia moral code, उसके हिसाब से तो वो सही है। उनको तो उनका खुदा जो है वो इसके लिए पनिश नहीं करता, वो तो बल्कि इसके लिए इनकरेज करता है। तो when there is rule of law, then the rule of law has to be absolutely uniform and unambiguous. And if there is a strict rule of law, then these kind of things can be nipped in the bud right at the outset। फिर यही इसका एक इलाज है,
एक मल्टी रिलीजियस सोसाइटी में। संजय भाई, लास्ट क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। एक वक्त था 89 के बाद से कि जम्मू कश्मीर से भारत में बड़ी टेररिज्म होती थी। भारत की मिलिट्री ने फिर वहां पर कई ऑपरेशन किए, और उसको जस्टिफाई किया जा सकता है कि जब एक इलाके से टेररिज्म होगी, और ये बड़ी एक गंदी खासियत है मुसलमान मूवमेंट्स की कि वो औरतों बच्चों की आड़ में से हमला करते हैं, ताकि जब आर्मी रिटेलिएट करती है, सिक्योरिटी फोर्सेस रिटेलिएट करती हैं, तो वो कहते हैं देखें सिविलियन पे हमला हुआ, सिविलियन पे हमला हुआ। अभी पुलवामा हमने देखा, पुलवामा के रिएक्शन में भारत ने बालाकोट में हमला करके कई टेररिस्टों को मार दिया। चले वहां पे सिविलियन पॉपुलेशन, या उनको एक्सपेक्टेड नहीं था कि हम पे रिटेलिएशन होगा। रिसेंट में एक वाकया होता है गजा में, गजा से रॉकेट फायर होते हैं 3000, और सिविलियन पॉपुलेशन में से के बीचों बीच से वो रॉकेट फायर होते हैं। इजराइल के पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय रिटेलिएशन के। इजराइल ने रिटेलिएट किया। मेरा सवाल ये है कि भारत टेररिज्म का इतना बड़ा विक्टिम है, वो इस चीज को क्यों नहीं समझ सका, और भारत की सरकार का क्यों क्लियर स्टैंड विथ इजराइल का स्टैंड नहीं आया, और भारत ने ज्यादा अपने यूएनएससी में या यूएनजीए में जो स्टेटमेंट दिए हैं वो मोरलेस फलस्तीन को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, जबकि उसमें हमास की कंडेमनेशन एज सच नहीं की गई और इसराइल को ज्यादा वो किया गया। तो क्या ख्याल है आपका? आप आम भारतीय तो इस आई स्टैंड विद इजराइल के ट्रेंड पे चल रहा है, भारत की सरकार क्यों रिलक्टेंट थी? देखिए, भारत की सरकार का जो स्टैंड है वो उसका काफी पुराना स्टैंड है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि भारत की सरकार ने, एक्चुअली इसमें दो चीज़ें हैं, इसको दो तरह से देखना पड़ेगा। और भारत की सरकार ने जो कहा है वो अगर इसको डिप्लोमेटिकली देखें तो कोई ऐसी गलत बात भी नहीं की है, और इजराइल मेरे ख्याल से इसको अप्रिशिएट भी करता है, क्योंकि एक स्टैंड है बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टाइन। जी जी, उसका ये जो प्रेजेंट एक्शन है उससे मेरे हिसाब से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि दिस इज एक्चुअली अ टेररिस्ट अटैक बाय हमास। यस। तो भारत ने इसको कंडेम किया है। अगर आप देखें उसको, जो स्टेटमेंट भारत का है उसमें भारत ने जो गाजा से इजरायली सिविलियंस पे जो हमला हुआ है उसको कंडेम किया है इस स्टेटमेंट में। और एट द सेम टाइम जो पुराना जो उसका स्टैंड है टू स्टेट सोल्यूशन का, जिसमें मुझे पूरी दुनिया मानती है जिसको, और जो कि उनका पुराना जो आपका बिगिन सदात जो अकॉर्ड था और आपका वो ओस्लो अकॉर्ड था, तो उसके हिसाब से उसको अभी तक किसी ने रिपुडिएट तो किया नहीं, उसको पूरी दुनिया ने माना है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि भारत ये कह दे कि नहीं हम उसको नहीं मानते, या इवन यूएस नहीं कह सकता कि हम इसको नहीं मानते। यूएस का भी यही स्टैंड है कि भाई ये हमास का जो अटैक है उसको हम कंडेम करते हैं। भारत ने भी यही कहा कि जो सिविलियन गाजा से जो सिविलियन पे हमले हुए उसको हम कंडेम करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये बैलेंस्ड स्टैंड है। संजय भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग सच व्यूज, और आपके जो खुल के जो आप बात करते हैं, जो उस पे घंटों चाहिए आपसे तो बात करने के लिए, लेकिन बहरहाल टाइम की आपको पता है पाबंदी होती है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आरिफ भाई। अजीज दोस्तों, आपने सुना संजय भाई का जो पॉइंट ऑफ व्यू था, वो हम सब के लिए काफी लर्निंग प्रोसेस होता है। जयपुर डायलॉग का ये एक कार्य है, वो कंटिन्यूस जारी रहता है। तो जरूर आप जयपुर डायलॉग को ज्वाइन कीजिए, उनके चैनल को वॉच कीजिए, उससे आपको बड़ी नई चीजें सीखने को मिलेंगी, हिस्ट्री के बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में। और हमारा हिंद, हमारा जो चैनल है, उससे आपको लेटेस्ट न्यूज, वो एक न्यूज चैनल है, जयपुर डायलॉग एक एजुकेटिंग चैनल है। तो हमारा हिंद को ज्वाइन कीजिए लेटेस्ट न्यूज के लिए, और पल पल की खबरें आपको वहां से मिलेंगी।
मेरा चैनल यूट्यूब का है, उस पे मैं संजय भाई और इस तरह के प्रोग्राम जारी करता हूं। हमारी कोशिश है कि हम आपको सच लेके आए आपके सामने। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो, और आपने जो वॉच किया, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय हिंद।